नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें, विश्व इतिहास के तहत जो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की विदेश नीतियों के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम जिक्र कर रहे हैं कि नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का सम्राट बनने से पूर्व जो फ्रांस की परिस्थितियां कैसे थी, उसका जो हमने पिछली कक्षा में जिक्र किया, किस तरीके से वो गणराज्य और गणतंत्र की स्थापना होती है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां अनुकूल रहती है जिससे क्या होता है कि ये लुई नेपोलियन, इसका नाम क्या होता है, लुई नेपोलियन होता है और उसके पश्चात सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन तृतीय के नाम से क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां अनुकूल रही जिससे लुई नेपोलियन के वहाँ का राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पश्चात जो बात की जाए सम्राट बनने में सहायता की, उन्हीं परिस्थितियों की हमने जो पिछली क्लास में जो चर्चा की और जिक्र किया। तो आज हम जो लुई नेपोलियन है इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। ये कौन था, इसके पिता कौन थे, कहाँ का था, किस तरीके से उसके द्वारा जो फ्रांस के जो सिंहासन को प्राप्त करने, फ्रांस की सत्ता को प्राप्त करने का जो पहले भी प्रयास किया गया था और वह प्रयास कैसा उसका सफल रहता है, अंततः वह कैसे सफल होता है, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में यानी कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इसके जन्म की अगर बात की जाए तो 1808 ईस्वी में इसका क्या होता है, जन्म होता है 1808 ईस्वी में। और 1848 ईस्वी में ये क्या बन जाता है, फ्रांस का राष्ट्रपति बन जाता है। 4 वर्षों के पश्चात 1852 में ये क्या करता है, जो अपने आप को सम्राट घोषित कर लेता है। तो 1808 ईस्वी में जो इसका क्या होता है, जन्म होता है और हॉलैंड में इसका जन्म होता है, क्योंकि हॉलैंड में ही इसके पिता क्या होते हैं, शासक वहाँ के हो। इसके पिता के नाम की बात की जाए तो लुई जो बोनापार्ट इसके पिता का क्या होता है, नाम होता है, जो हॉलैंड के क्या होते हैं, शासक होते हैं। तो ये अगर बात की जाए तो राजवंश से ही ताल्लुकात रखता है नेपोलियन। जो बात की जाए लुई नेपोलियन जो राजवंश से ही ताल्लुकात, जैसे ही इसको मौका मिला तभी तो इसके द्वारा गणतंत्र को समाप्त कर पुनः राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। अब जो इसका व्यक्तित्व बताया जाता है कि ये इसका व्यक्तित्व बिहेवियर कैसा था, पर्सनालिटी अगर कैसी थी बताई जाए तो कहा जाता है कि ये स्वभाव से बोले कपटी था। अगर बात की जाए कि स्वप्न में विचरण करने वाला, बोले सपनों की दुनिया में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उस तरीके का व्यक्ति था। तो सपनों की दुनिया में विचरण करने वाला, साहसी व षड्यंत्रकारी, सिर्फ सपनों में ही काम करने वाला होता है ना, बड़े बड़े सपने देखने वाला, सपनों में साहसी व षड्यंत्रकारी, षड्यंत्र करने में एक नंबर का माहिर था। कूटनीतिक की बात की जाए कुटिल प्रवृत्ति का आदमी था। जैसे ही देखोगे तुम, फ्रांस का राष्ट्रपति और सम्राट बनने से पूर्व भी इसके द्वारा बहुत प्रयास किया जाता है कैसे फ्रांस की सत्ता इसको मिल जाए, लेकिन कहा जाता है कि इतना इसका कोई व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं था, न इसका भाषण प्रभावशाली था, लेकिन इस नाम में बड़ी ताकत थी नेपोलियन, क्योंकि फ्रांस की जनता जो नेपोलियन के प्रति जो उनकी आस्था थी अभी तक उनके दिलों में और उनके हृदय में जो नेपोलियन निवास करता था, जो नेपोलियन बोनापार्ट की छाप उनके मन पे जो छपी हुई थी वो कभी अमिट छाप थी, वो कभी नहीं मिट पाई। तो फ्रांस की जनता ने इसे उस नाम की वजह से जो क्या है, सत्ता सौंप दी जाती है। इसके नाम बड़ा प्रभावशाली होता है और ये देखा जाता है कि नाम वाकई में, नाम का जो तुम आम जीवन में भी देखोगे तो नाम का काफ़ी प्रभाव रहता है कि नाम का जो किस तरीके से हम देखेंगे। तो ये जो क्या है, इसके व्यक्तित्व, इस तरीके का व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है। ये षड्यंत्रकारी रहता है मूलतः देखा जाए तो। और इसका चाचा होता है, कौन होता है, जो नेपोलियन प्रथम। इसके चाचा के द्वारा जो वाटरलू के युद्ध में बात कही गई थी, वाटरलू का युद्ध जो मित्र राष्ट्रों और नेपोलियन बोनापार्ट के मध्य होता है संभवतः, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी मैं बता दूंगा आपको, देखिए। और तो ये नेपोलियन जो प्रथम है, जो वाटरलू के युद्ध में जो एक बात कही गई थी कि ये मेरे राजवंश को आगे बढ़ाएगा, इसकी पीठ थपथपाई थी किसके द्वारा, इसके चाचा के द्वारा, कि ये मेरे राजवंश को आगे यही चलाएगा। अगर बात की जाए तो इस नेपोलियन तृतीय के बारे में, यानी कि जो लुई नेपोलियन के बारे में ये बात कही गई थी।
अब जैसे ही नेपोलियन प्रथम के एक पुत्र ड्यूक ऑफ रिस्टॉट की क्या हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त से ये अपने आप को क्या समझने लगता है, अपने चाचा का उत्तराधिकारी समझने लगता है, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी तो शुरू से ही रहता है, तो ये अपने चाचा के वैसे भी नज़दीक था। तो इस तरीके से हर तरीके से इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। अब 1831 ईस्वी में जो कॉर्बोनरी संस्था कहाँ की थी, आपको बताया था ना मैंने, हमने इटली के एकीकरण के तहत पढ़ा था ना। इटली की एक गुप्त संस्थाएं थी और इटली के एकीकरण के लिए जो कार्य कर रही थी, इस संस्था की सदस्यता इसने ले ली, इस संस्था की सदस्यता ले ली और इटली की राजनीति में इसके द्वारा भाग लिया जाता है 1831 ईस्वी में। हर तरीके से ये प्रयास करता रहता है। उसके अलावा जो 1836 ईस्वी में इसको अवसर मिलता है, तो ये स्ट्रासबर्ग की जो सेना होती है, इसको भड़काकर इसके द्वारा क्या विद्रोह करवाकर जो फ्रांस की सत्ता है उसको हथियाने का प्रयास किया जाता है, यानी फ्रांस पर अधिकार करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस प्रयास में ये क्या नहीं हो पाता, सफल नहीं हो जाता, विफल हो जाता है। जब इस प्रयास में विफल हो जाता है तो इसको निर्वासित कर दिया जाता है, फ्रांस से भगा दिया जाता है और ये अमेरिका चला जाता है। अपना निर्वासित समय अमेरिका में इसके द्वारा व्यतीत किया जाता है। और पुनः जब अमेरिका से आ जाता है 1840 ईस्वी में, तो ये जो फ्रांस का एक शहर है तुलो, तुलो बंदरगाह भी प्रसिद्ध है, तुलो की लड़ाई भी प्रसिद्ध है अगर बात की जाए तो ये प्रसिद्ध शहर जो बात की जाए तुलो होता है, इसमें इसके द्वारा पुनः क्या किया जाता है, फ्रांस की सत्ता प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र किया जाता है और एक फ्रांस की सत्ता हथियाने का जो प्रयास किया जाता है, जिसमें ये क्या होता है, असफल हो जाता है। और अब इसको पकड़कर क्या कर दिया जाता है, जो हम नाम का जो किला होता है, हम किला होता है, उसमें इसको क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। 6 वर्षों तक उसी में पड़ा रहता है। और अचानक एक दिन 1846 ईस्वी में इसके द्वारा क्या किया जाता है कि उस किले से वेश बदलकर ये भाग जाता है और भागने में सफल होता है। भागकर कहाँ जाता है, ये इंग्लैंड पहुँच जाता है। जैसे ये 1846 में इंग्लैंड पहुँच जाता है और 2 वर्षों तक वहाँ इंग्लैंड में रहता है। इंग्लैंड में रहने के पश्चात अगर बात की जाए तो ये पुनः 1848 में हमने देखा कि फ्रांस में क्रांति होती है। उस क्रांति के अवसर पर एक बार पुनः अपना भाग्य आजमाने के लिए आता है और फ्रांस की सत्ता हथियाने का प्रयास करता है। लेकिन अब की बार जो इनके बोनापार्टिस्ट जो दल होता है, इनका दल जो बोनापार्टिस्ट दल, उसकी स्थिति फ्रांस में क्या रहती है, कमज़ोर ही रहती है। जिस वजह से इसके बात की जाए उम्मीदों पे फिर पानी फिर जाता है और अपने ये मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता और फिर वापस इंग्लैंड चला जाता है। अब इंग्लैंड में रहते हुए इसके द्वारा कांस्टेबल की बात की जाए तो कांस्टेबल के पद पे काम किया जाता है। जो चार्टिस्ट आंदोलन को दबाने में भी इसका काम किया जाता है, जिसके चार्टिस्ट यानी जो चर्च विरोधी आंदोलन, जो कैथोलिक प्रोटेस्ट का जो विरोध देखने को मिलता है, तो उन आंदोलनों को दबाने में जो अपनी भूमिका निभाई जाती है कांस्टेबल रहते हुए। तो ये जो ब्रिटेन से, हालांकि इसके पास बहुत ज़बरदस्त अनुभव था, काफ़ी जो इसने घाट घाट का पानी पिया अगर बात की जाए तो साधारण भाषा में। अब उसके पश्चात ये कुछ समय इंग्लैंड में रुकने के पश्चात जैसे ही हमने देखा कि फ्रांस में जो अंतरिम सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी कि एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, ठीक है, उसके द्वारा ही जो क्या बनाया जाएगा, एक संविधान बनाया जाएगा। तो उस वक्त इन्होंने निर्वाचन की व्यवस्था, मताधिकार के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की, तब ये वापस आ जाता है और जो चुनाव लड़ता है, चुनाव के तहत ये निर्वाचित होकर जो संविधान सभा पहुंच जाता है। लेकिन संविधान सभा का जो इसके द्वारा स्थान ग्रहण नहीं किया जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ होती है। लेकिन दूसरी बात, और चुनाव होता है फ्रांस में, तो सितंबर 1848 ईस्वी में 5 जगह से जीत जाता है। 5 जगह से बात की जाए तो 5 जगह से निर्वाचित होता है और उसके पश्चात ये फ्रांस की संविधान सभा में जाता है, यानी कि फ्रांस की जो राजनीति में क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और अब वहाँ पहुँचने के पश्चात हमने देखा किस तरीके से जो राष्ट्रपति पद के लिए जो 4 दावेदार होते हैं, उनमें से एक यही होता है, लामार्टिन था, एक तो कैवेनियाऊ था। तो ये जो बात की जाए प्रतिद्वंदी थे, उन सभी को पछाड़ कर इसके द्वारा जो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति जो चुनाव है उसमें जीत हासिल कर ली जाती है और 4 वर्षों तक तो ये राष्ट्रपति के पद पर रहता है। और चूंकि जैसा कि संपूर्ण शक्तियां हमने देखा संविधान निर्माण के तहत जो राष्ट्रपति में निहित कर दी जाती है, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे निरंकुश होता चला जाता है और फ्रांस का जो गणतंत्र समाप्त करके वहाँ राजतंत्र की स्थापना करता है और अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित करता है। हालांकि
बाकी कहा जाता है। इसका कोई खास व्यक्तित्व नहीं था, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और प्रभावशाली कोई व्याख्यान भी नहीं था। फिर भी बात की जाए इसके नाम में ही ये दम था, क्योंकि फ्रांस की जनता है जो बात की जाए अपने मन में जो अभी तक जो बात की जाए नेपोलियन बोनापार्ट है उसका सम्मान करती थी, और आज भी तुम देखोगे फ्रांस की जनता के द्वारा जो भरपूर सम्मान किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की नेपोलियन तृतीय हाँ, जो जिसका पहले हम लुई नेपोलियन के नाम से जाना था, और फ्रांस का सम्राट बनने के पश्चात ये नेपोलियन तृतीय के नाम से क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। और इसी के नाम की वजह से इसको लोकप्रियता मिलती है, क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट की लोकप्रियता थी उसी का फ़ायदा इसके द्वारा उठाया जाता है। इसकी जो प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने जिक्र किया कि 1808 ईस्वी में तो इसका जन्म होता है। इसके पिता का नाम क्या था, लुई बोनापार्ट था, और शुरुआती तौर से ही ये जो क्या था, एक षड्यंत्रकारी जो युवक रहता है, और इसके द्वारा खूब प्रयास किए जाते हैं फ्रांस की सत्ता को हथियाने के लिए समय समय पर, और कई बार तो ये जेल भी जाता है। हमने देखा 6 वर्ष की कैद भी इसके द्वारा व्यतीत की। कई बार भाग कर चला जाता है, निर्वासित हो जाता है, जेल से भागकर ये इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में भी कुछ वर्षों के लिए रहा, वहाँ की राजनीति को समझा। उसके अलावा जो कॉर्बनरी संस्था है इटली की, उसको ज्वाइन किया, इटली की राजनीति में भागीदारी ली। कई बार जो तुलो नगर से, जो तुलो शहर है, वहाँ से जो फ्रांस की सत्ता हथियाने का प्रयास किया। उसके अलावा जो ये स्ट्रासबर्ग की सेना को जो भड़का कर इसके द्वारा फ्रांस की सत्ता प्राप्त करने का असफल प्रयास किया गया। तो शुरुआती दौर से ही ये लगा रहता है, बात की जाए फ्रांस की सत्ता हथियाने के लिए, और अंततः ये फ्रांस की सत्ता हथियाने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, और किस तरीके से जो निर्वाचित होकर ये संविधान सभा में पहुंचता है। तो बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और इसके पश्चात जो अगली क्लास में हम आगे की जो घटनाओं, किस तरीके से ये राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होता है और किस तरीके से ये अपने आप को सम्राट घोषित करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में। फिर भी कोई समस्या शंका हो तो आप अपने पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।